हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी यतन एवं प्रयत्न, जो आज हमारी संस्कृत की क्लास है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यतन और प्रयत्न होता क्या है? यानी वर्ण के उच्चारण में किए जाने वाला विशेष आंतरिक प्रयास, उसे यतन या प्रयत्न कहते हैं। यानी जो वर्णों हैं उनके उच्चारण में किए जाने वाला विशेष आंतरिक प्रयास या होता है, उसे यतन या प्रयत्न कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे यतन या प्रयत्न कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे यतन या प्रयत्न कहते हैं। यानी वर्णों के उच्चारण में विशेष किए जाने वाला आंतरिक प्रयास, कौन सा आंतरिक प्रयास होता है, उसे यतन या प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? यतन एवं प्रयत्न कहलाता है। यतन प्रयत्न यानी ये दो प्रकार के माने जाते हैं। कौन से? यानी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न यानी ये दो प्रकार के हैं। आंतरिक प्रयत्न उसे ही कहते हैं जो अभ्यंतर होता है, और बाह्य प्रयत्न जो यानी बाहरी वाला, यानी वर्ण के उच्चारण से पूर्व। अभ्यंतर वो होते हैं जो वर्ण के उच्चारण से पूर्व होते हैं, और बाह्य यानी वर्ण के उच्चारण के पश्चात। एक तो वर्ण का उच्चारण से पहले वाले पूर्व, और वर्ण के उच्चारण के बाद। आभ्यंतर प्रयत्न यानी 5 प्रकार के होते हैं, और बाह्य प्रयत्न यानी 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? बाह्य प्रयत्न यानी 11 प्रकार के होते हैं, और आभ्यंतर यानी जो आंतरिक प्रयत्न होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विवृत, और विवृत और संवृत। यानी स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विवृत और विवृत और संवृत। ईषत् स्पष्ट और ईषत् स्पष्ट यानी ईषत् विवृत, ये 3 तो बाह्य यानी व्यंजन प्रयत्न है। कौन से? यानी 3 होते हैं जो व्यंजन प्रयत्न कहलाते हैं। कौन से? 3 तो व्यंजन प्रयत्न होते हैं। विवृत और संवृत यानी एक विवृत वाला, एक ये स्वर प्रयत्न। ये कौन सा? ये विवृत यानी इसमें पूरे स्वर आते हैं और इसमें ए आता है। संवृत में क्या आता है? ए। ईषत्, विवृत और संवृत, ये 3 प्रकार के होते हैं। यार 5 प्रकार के, यानी 3 तो व्यंजन के होते हैं और 2 स्वरों के होते हैं। स्पष्ट में यानी जो स्पर्श व्यंजन आते हैं, यानी कितने? 25 व्यंजन आते हैं। ईषत् स्पष्ट यानी जो कौन से? ऊष्म व्यंजन। ईषत् विवृत यानी एक तो अंतस्थ और ऊष, यानी ईषत् विवृत में यानी अंतस्थ आते हैं। विवृत में यानी स्वर आते हैं, और संवृत में यानी ए आता है। उसी प्रकार यानी बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के बताए गए। एक तो विवार, संहार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये यानी 8 व्यंजन प्रयत्न होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, ये कौन से होते हैं? यानी बाह्य प्रयत्न होते हैं जो व्यंजन के होते हैं। बाकी उदात्त और अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर के होते हैं। यानी उदात्त और अनुदात्त जो होते हैं वो स्वर से होते हैं। इस प्रकार कितने प्रयत्न बताए? यानी 5 तो बाह्य प्रयत्न 5 तो आभ्यंतर प्रयत्न और 5 और 11 बाह्य प्रयत्न बताए गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य ने यानी उपयुक्त 5 आभ्यंतर प्रयत्न को बताए गए हैं। कितने बताए? 5 बताए गए हैं। कौन से? लघु सिद्धांत कौमुदी में। कौन से में दोस्तों? लघु सिद्धांत कौमुदी में। और वरदराजाचार्य ने यानी अपने ग्रंथ में, कौन से? लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 आभ्यंतर प्रयत्न बताए गए। कितने? 5 बताए गए हैं। लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में यानी भट्टोजी दीक्षित ने 4 आभ्यंतर प्रयत्न बताए गए। कितने? 4 बताए गए। किसने? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा 4 बताए गए। कौन सी? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विवृत, इसमें यानी ईषत् विवृत को सम्मिलित कर दिया गया है, और संवृत यानी 4 बनाए गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य यानी 5 आभ्यंतर प्रयत्न बताए गए, लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 आभ्यंतर प्रयत्न बताए गए। कितने बताए गए दोस्तों? 4 बताए गए हैं।
5 अभियंत्र प्रयत्न, 5 अभियंत्र प्रयत्न कौन कौन से हैं? पांच अभियंत्र प्रयत्न। पहला आता है स्पर्श। स्पर्श को स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पष्ट भी बोलते हैं, स्पर्श वर्ण या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी बोलते हैं। इसका सूत्र आता है कादियो माउशाना स्पर्शः, यानी कादियो माउशाना स्पर्शः। इसमें कैसे और मैं तक के स्पष्ट व्यंजन होते हैं। कौन से? यानी कैसे मैं तक के स्पष्ट व्यंजन होते हैं। और इन्हें उदित व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुचु टू 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 पू वाला, यानी कु वर्ग का, च वर्ग का और ट वर्ग का और तु वर्ग का, प वर्ग का, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का आता हमारा यानी ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट में वो आता है कौन सा? अंतस्थ आता है। कौन सा? अंतस्थ वर्ण आता है। ईसत स्पष्ट यानी अंतस्थ वर्ण। यणोत या इस्तता कहा जाता है, यानी यणोंत इस्तता, यानी यण व्यंजन आते हैं। य वैरल आता है। कौन सा? य वैरल, यानी 4 प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? ये 4 प्रकार के आते हैं। कौन सी? य वैरल, ये 4 प्रकार के आते हैं। इनका सूत्र है यणोत इस्तता। कौन से? अंतस्थ वर्ण आते हैं ईसत विवृत में। उसी प्रकार दूसरा आता है यानी ईसत विवृत। ईसत विवृत का मतलब होता है जो ऊष्म वर्ण होते हैं। कौन से? ऊष्म वर्ण होते हैं, जिसमें सलो ऊष्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सलो ऊष्म भी कहा जाता है, यानी सल वर्ण आते हैं। श स स है, यानी इसमें 4 वर्ण आते हैं, 3 स और 1 है वर्ण आता है। उसके बाद आता है यानी चौथे नंबर का आता है विवृत। 5वें नंबर का पहले ले लेते हैं यानी संवृत। संवृत वाले में जिसमें है स्वर यानी ए स्वर का प्रयोग दशा की स्थिति में किया जाता है, उसे संवृत कहा जाता है। यानी ह्स्व यानी रस्व ए का प्रयोग यानी दशा में ही किया जाता है, यानी जो दशा की स्थिति में किया जाता है। जबकि लौकिक व्यवहार में रस्व ए का वार्तालाप में किया जाता है। किसमें? वार्तालाप व्यवहार में किया जाता है। वार्तालाप व्यवहार यानी शब्द वाक्य के रूप में किया जाता है। स्पष्ट का सूत्र है स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शः। स्पर्श का सूत्र क्या है? स्पष्ट है प्रयत्नम स्पर्शः। जबकि ईशत स्पष्ट का सूत्र है ईशत स्पष्टम अंतस्तथाना ईशत विवृतम ऊष्माणम। जबकि व्याकरण शब्द निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा यानी रस्व ए प्रक्रिया दशा में काम में लिया जाता है। उसके बाद यानी हमने चौथे प्रकार का पढ़ा था कौन सा? विवृत। विवृत में यानी स्वर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यानी स्वर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? यानी इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। इस यानी स्वर वर्ण अच स्वरः। कौन से? अच स्वरा। यह 9 प्रकार के माने जाते हैं, यानी 9 प्रकार के स्वर बताए गए थे हमने आपको। इसे 9 होते इन्हें विवृत स्पर्शा वर्णम कहा जाता है, यानी विवृत स्पर्शा वर्णम। विवृत है स्पर्शा वर्णम कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा यानी रस्व ए का प्रयोग दशा। कब किया जाता है? रस्व ए का प्रयोग यानी दशा में किया जाता है। कौन? दशा में किया जाता है। लेकिन ये लौकिक व्यवहार में शब्द या वाक्य में प्रयोग दशा कहलाता है, यानी जो जैसे लौकिक व्याकरण या वाक्य में प्रयोग यानी दशा में कहलाता है। इसलिए यानी रस्व ए का प्रयोग दशा में समृत के रूप में किया जाता है। किसमें? यानी दशा में। ए का प्रयोग कब किया जाता है? दशा ए में किया जाता है। कब? लौकिक व्यवहार के रूप में किया जाता है। कमलः पठति या में ई यानी ईश्वरीय सभी रस्व ए समृत होता है, यानी पठति है। तय में ए आता है। किसमें? तय में ए है। कमलः पठति, यहाँ सभी रस्व ए है, यानी क में भी ए है, मैं में भी ए है, ल में भी ए है, आ में भी ए है, पै में ए है, ट में ए है, तय यानी तय में भी ए है। ये प्रयोग दशा और लौकिक प्रक्रिया की दशा यानी लौकिक व्याकरण व्यवहार में आलय में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अ प्रक्रिया दशा में विवृत का प्रयोग होता है, यानी अ प्रक्रिया की दशा में किसका प्रयोग होता है? विवृत का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग दोस्तों? विवृत का प्रयोग होता है अ प्रक्रिया यानी दशा में।
अप्रक्रिया दशा में अ का प्रयोग अरस्व का यानी प्रक्रिया की दशा में जैसे विवृत में ही होता है, और व्याकरण शब्द निर्माण की प्रक्रिया को, जो व्याकरण शब्द है उसकी निर्माण की प्रक्रिया को यानी प्रक्रिया दशा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको प्रक्रिया दशा कहते हैं। जैसे राम प्लस अयनम यानी रामायणम, ये दोनों रस्व अ मिलकर विवृत बन जाता है। क्या मिल जाता है? विवृत मिल जाता है। दोनों अ मिलकर क्या बन जाता है? विवृत बन जाता है। और प्रत्येक वर्ण का एक एक ही आभ्यंतर प्रयंत्र होता है, यानी जो प्रत्येक वर्ण होता है उसका आभ्यंतर प्रयंत्र कितना होता है? एक एक होता है। प्रत्येक आभ्यंतर प्रयंत्र का यानी एक एक आभ्यंतर होता है, यानी प्रत्येक वर्ण का कितने दोस्तों? प्रत्येक वर्ण का एक एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है। क्या होता है? एक एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब आते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न को हम आपको टेबल के माध्यम से समझाते हैं। टेबल को हम दो तरीके से लेंगे, यानी टेबल को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास, अघोष इसकी ट्रिक मानी जाती है, यानी मेरे बारे में अघोष विश्वास है। मेरे बारे में अघोष विश्वास है, यानी मेरे बारे में एक कर दो। विवार, श्वास और अघोष इसमें आते हैं। विवार, श्वास, अघोष में की ट्रिक कौन सी है? मेरे बारे में अघोष विश्वास है, यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श से, तीनों से और एक विसर्ग, यानी मेरे बारे में अघोष विश्वास है, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस यानी से प्लस और विसर्ग, यानी वर्ग का पहला दूसरा यानी ख ख च छ ट ठ ट ध थ थ प फ से और ये कौन सा? विसर्ग। और लास्ट में यानी उपदमानीय और जीवामूल्य दोनों आ जाते हैं, और कुंखू आ जाता है, यानी खरो विश्वास यानी खरो विवरा श्वास अघोष। इसका सूत्र कौन सा है? यानी खरो विवारा श्वास अघोष, यानी विवार, श्वास और अघोष। मेरे बारे में अघोष विश्वास है, या में अघोष वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? अघोष। अघोष में कौन? यानी पहला दूसरा, वि से विवार और स से सवास और ऐसे अघोष, यानी अघोष, विवार और सवास यानी सवास तीनों वर्ण आते हैं। जिसमें कौन आते हैं? यानी पहला वर्ण आता है पहला दूसरा और स। उसके बाद हमारा आता है सवारनाद घोष। कौन सा आता है? सवारनाद घोष। सवारनाद घोष में यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आता है, और प्लस या में है आता है, और यण वर्ण आते हैं, जबकि उसमें ऊष्म वर्ण आते हैं, यानी विवार समास घोष में। और सवारनाद घोष में यानी वर्ग का पहला चौथा पांचवा वर्ण आता है और है आता है, और प्लस यण आता है और अनुस्वार आता है। क्या आता है? अनुस्वार आता है। क्या आता है दोस्तों? अनुस्वार आता है, यानी घ घ झ झ ड ढ द ध धन ब प फ है ये वर लय और लय और अनुस्वार घुम घुम घुम, यानी अश स्वरा नाद घोष से। इसका सूत्र कौन सा है? अस है, स्वरा नाद है, घोष है। उसके बाद आता है हमारा अल्प प्राण, यानी अल्प प्राण विवार, श्वास, घोष। विवार, श्वास, अघोष इसमें यानी वर्ग का पहला दूसरा ऊष्म वर्ण आ जाता है, और उष यानी विसर्ग आ जाता है, जबकि इसमें सवारनाद घोष में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा इसमें है वर्ण आ जाता है, यानी और यण वर्ण आ जाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण में यानी वही कौन सा? पहला तीसरा और पांचवा आता है। इसमें कौन सा आता है? पहला तीसरा पांचवा और यण वर्ण आता है। कौन सा? पहला तीसरा पांचवा वर्ण, यानी जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु लगती हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, जिसमें वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा प्लस यण वर्ण आते हैं। कौन से यण वर्ण आते हैं? या वरल आते हैं, वर्ग का 135 लगा लेना,
यानी अल्प प्राण 135 नंबर पे है और वर्ग का यण है और इसमें अनुस्वार आ जाता है। कौन सा आ जाता है? अनुस्वार आ जाता है। उसके बाद यानी इसे वर्गहन प्रथम तृतीय पंचमा यणाशय से अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनका सूत्र है वर्गाणम प्रथम तृतीय पंचम यणाशय से अल्प प्राण है। इसी पांचवा वर्ण यानी क्या कहते हैं? वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है 135 नंबर प्लस यश आ जाता है और यानी अनुस्वार आ जाता है। उसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण यानी जिनके उच्चारण में ज़्यादा प्राण वायु लगती हो, जिसमें उसे महाप्राण कहा जाता है। इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, यानी 24 महाप्राण होते हैं। कितने? 24 महाप्राण और शल और विसर्ग होते हैं। 24 तो महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण 135 होते हैं। सवर्नाद घोष यानी 345 होते हैं। सवर्नाद घोष 345 और है वर्ण या वर्ण होता है। ख ख श ये तीनों यानी विसर्ग भी आ जाता है। इसी वर्गणम द्वितीय चतुर्थी सलस्य महाप्राणम, इसका सूत्र है वर्गणम वर्ण कहा जाता है। उसके बाद आता हमारा उदात्त अनुदात्त और स्वरित। इसमें तीनों स्वर वर्ण आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? तीनों स्वर वर्ण आ जाते हैं। कौन सा? उदात्त अनुदात्त और स्वरित आ जाते हैं, यानी तीनों वर्ण आ जाते हैं। कितने? तीनों वर्ण आ जाते हैं। उदात्त अनुदात्त और स्वरित आ जाते हैं, यानी जिसमें स्वर अच है, अच स्वर होते हैं। कौन? यानी पूरे 9 स्वर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं दोस्तों? इसमें पूरे 9 स्वर आ जाते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसमें तीनों यानी 9 स्वर आ जाते हैं, जिसे स्वर उदातु स्वरिता। क्या है सूत्र? यानी स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरिता। कुछ विशेष बातें हैं इसके बारे में। प्रत्येक स्वर के 3-3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, यानी जो प्रत्येक स्वर होते हैं उनके 3-3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3-3 बाह्य प्रयत्न माने जाते हैं, यानी प्रत्येक स्वर के 3-3 बाह्य प्रयत्न होते हैं और प्रत्येक व्यंजन के 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, यानी प्रत्येक व्यंजन होते हैं उनके 4-4 प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, जबकि प्रत्येक वर्ण का एक अभ्यंतर प्रयंतर होता है। जबकि प्रत्येक बाह्य प्रयत्न के कितने होते हैं? प्रत्येक बाह्य प्रयत्न के यानी प्रत्येक बाह्य प्रयत्न स्वर के यानी 3-3 बाह्य प्रयत्न स्वर के तो 3-3 होते हैं और व्यंजन के 4-4 होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक स्वर के कुल यानी 44 प्रयत्न कुल यानी 4-4 प्रयत्न हो जाते हैं। प्रत्येक स्वर के एक तो अभ्यंतर प्रयत्न यानी 3 बाह्य प्रयत्न, यानी स्वर के 4 हो गए। व्यंजन के 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, यानी एक तो व्यंजन के एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक वो यानी 5-5 प्रयत्न हो गए। कुल वर्ण के कितने हो गए? 5-5 हो गए। प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। इस प्रकार यानी प्रत्येक के कुल 4-4 प्रयत्न होते हैं और प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कुल 5-5 प्रयत्न होते हैं। क्या होते हैं? 5-5 प्रयत्न होते हैं। यानी स्वर के वर्ण और वर्ण में आता है स्वर और व्यंजन। स्वर के अभ्यंतर 1 होता है, बाह्य 3 होता है। इस प्रकार यानी कुल वर्ण के 4 प्रयत्न हो जाते हैं। स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण के कुल 5 वर्ण हो जाते हैं। कितने? 5 वर्ण हो जाते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। वर्णाम उच्चारणम अभ्यंतरम बाह्यतम। स्वर है, स्वर अच मूल ह्रस्व, इसे कंठ का होता है, इसे विवृत होता है। उदात्त अनुदात्त स्वर है। हल्का कंठ है, विवृत उदात्त अनुदात्त कहा जाता है। अच का यानी अच तालु होता है, विवृत। अनुनासिक कंठ स्पष्ट विवरा समानाद घोष। अनुनासिक नासिक कंठ स्पष्ट कहा जाता है। ऊष्म शल कंठ से स्पष्ट कहा जाता है। इस प्रकार हमारा भाय और प्रयंत्र यानी यत्न और प्रयत्न का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।